हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में हम एनसीईआरटी साइंस शुरू कर चुके हैं। आज हम 9th क्लास का 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, अभी अपने पिछले 2 चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेज हैं, मैटर, द्रव्य या पदार्थ जिसे हम कहते हैं, वो किसी न किसी हम कहें कि छोटे चीज से मिलकर बने हुए, यानी कि हम उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस हैं उसमें हमने 2 टर्म पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस और एक हमने पढ़ा था मिक्सचर। ध्यान है आप सभी को? तो मिक्सचर में हमने देखा था कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, द्रव्य हैं, मैटर हैं, वो कुछ चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। यहीं पर हमने एक और टर्म पढ़ी थी जिसे हमने कहा था एलिमेंट्स। हिंदी में आप इसे कहते हैं तत्व, यानी कि जो मैटर है या जो पदार्थ है वो किसी एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, और जब ये एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? ये कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड यानी कि यौगिक। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे चारों तरफ पदार्थ हैं वो अगर हम उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पहले क्या होगा? वो मिक्सचर, फिर कंपाउंड। अगर हम कहना चाहें कंपाउंड से सिंपलर फॉर्म क्या होगी? एलिमेंट्स होंगी। और एलिमेंट से भी सिंपलर फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? यानी कि एलिमेंट भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा ना। जैसे हम ईंट की बात करते हैं, ब्रिक को अगर हम तोड़े तो किससे बनेगी? स्टोन से। अगर हम स्टोन को, पत्थर को हम तोड़े तो वो किससे मिलकर बना होगा? रेत के कणों से। रेत के कण अगर हम अलग अलग कर दे तो वो क्या होगा? एक कण होगा। लेकिन उस एक कण के अंदर भी तो कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। तो वही जो कंटेंट है एलिमेंट के अंदर, वो क्या कहलाता है? आपका एटम्स। ठीक है, यानी कि वो सिंपलर फॉर्म किसी भी एलिमेंट की जिसको हम और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? एटम, यानी कि परमाणु। और जब 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि ये जो एटम्स जो है ये आपस में जुड़ते क्यों हैं? मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत है इनको बनाने की? एटम के एटम ही क्यों नहीं रह जाते, है ना? तो इन चीजों को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर पहले आपको ये पता होना चाहिए, महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात वो सूक्ष्मतम, वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो अविभाज्य है, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु। ठीक है, एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुधा कात्यायन ने समझाया, यानी कि जो हमारे पहले साइंटिस्ट जो महर्षि कनाड थे, इसके बाद जो थे फकुधा कात्यायन ने समझाया कि ये जो कण है, यानी कि जो पार्टिकल जो बताए गए थे, जो अनडिविजिबल हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों के प्रदान करते हैं। यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमें आपस में जुड़ी हुई मिलती है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन हमें किस फॉर्म में मिलता है? H2। लेकिन अगर हम इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? इस तरीके से होगा। तो ये H क्या बन गया? हमारा एक एटम। ठीक है, और ये दोनों आपस में जब जुड़ गए तो हमारे पास क्या बन गया? H2। और ये हमारा क्या बन गया? मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे हमने कहा परमाणु और ये हमारा कहलाया अणु। ठीक है, क्लियर? तो ये जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई फॉर्म में, नई फॉर्म में, एक नया जो रूप है उसके सामने हमारे लिए प्रेजेंट रहते हैं। और इसी समय जो डेमोक्रिटस ल्यूसिपस थे, इन्होंने भी ये बताया कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। ठीक है, यानी कि बार बार वही चीज आ रही है, यानी कि किसी भी मैटर को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको तोड़ते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसको और ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो
इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। यानी कि ये सब चीजें थ्योरेटिकल बातें थी, प्रैक्टिकली जो है इनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया था, कोई प्रैक्टिकली अप्रूवल इनको नहीं मिला था। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच के भेद को समझा। तत्व और यौगिक यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट जो होते हैं जो सिंपलर फॉर्म, और जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड यानी कि यौगिक। और इस स्वाभाविक रूप से पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व क्यों और कैसे संयोग करते हैं, यानी कि क्या जरूरत है यौगिकों के बनने की, एलिमेंट्स फ्री ही क्यों नहीं रह जाते, उन्हें क्या जरूरत पड़ती है कि वो आपस में जुड़े और कंपाउंड बनाए। तो वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। यानी कि जब ये यौगिक बन रहे हैं इनके लिए कुछ दो लॉज जो है वो दिए गए, दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए गए। तो जो लॉज थे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज थे। सबसे पहला तो क्या था, रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम यानी कि जिसे आप कह सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये दो लॉज, दो नियम दिए गए। फर्स्ट लॉ जो था रासायनिक संयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा था लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। तो देखिए पहला जो है केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन, जो एलिमेंट्स हैं वो जुड़ रहे हैं यानी कि उनका संयोजन हो रहा है। तो इसके बारे में लवाइजिए, जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक जो है प्रैक्टिकली काम किए, और इन्होंने भी क्या किया आगे एक और, यानी कि जो संयोजन का नियम है इसी के अंदर दो और नियम दिए। तो पहला जो नियम था वो क्या था, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं जब आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये एक नियम दिया गया, जैसा कि हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जो मास है, ठीक है, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम देखें ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, सपोज A एंड B, ये दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं। अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप यहां पर क्या बन जाता है, B हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, B नहीं लेते हम देख लेते हैं यहां पर A और B, ये क्या है हमारे रिएक्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कारक कहते हैं। ठीक है, और इनसे हमारे पास बन जाता है C कोई प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है, अब क्या कहते हैं ये कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनका जो मास है वो कंजर्व रहेगा। कैसे, सपोज हमने A लिया है 2 kg, B लिया है हमने 3 kg, तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 5 kg। ठीक है, 2 + 3 दोनों ऐड हो रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 5 kg होना चाहिए। ना तो ये कम होगा ना ही ज्यादा होगा। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। सेम इसी तरीके से जो मास है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन हम जानते हैं एक तरफ रिएक्टेंट होते हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का मास है वो रहेगा इक्वल किसके, प्रोडक्ट के। तो क्या हुआ, मास कंजर्वेशन। यही हमारा जो है जो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कहता है, जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज दी गई हैं, इसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। ये आपको मैंने समझा दिया है कि ये कहता क्या है नियम। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, बॉक्स के अंदर हमें कुछ जानकारी दी गई है। जॉन डॉल्टन का जो जन्म है वो 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था, और 12 साल की एज में ही उन्होंने एक शिक्षक के रूप में, यानी कि 12 साल के जब वो थे तो उनकी नॉलेज इतनी थी कि उन्होंने उसको इम्पार्ट करना शुरू कर दिया था, तो एक टीचर के तौर पर उन्होंने काम किया। 7 साल बाद एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। बहुत कमाल की बात है, देखिए आप समझिए, 12 साल की आयु में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और 7 साल बाद एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए।
सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है शिक्षण और शोध कार्यों में, रिसर्चेज में व्यतीत किया और 1808 में इन्होंने जो अपना परमाणु सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया, जो मैटर यानी कि जो पदार्थ हैं उनकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हुआ। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो डाल्टन है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? परमाणु सिद्धांत। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। कब दिया था? 1808 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जॉन डाल्टन ने 1808 में जो एटॉमिक थ्योरी थी यानी कि परमाणु सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए इससे पहले हमारा जो रूल की हम बात कर रहे थे केमिकल कॉम्बिनेशन की, यानी कि जो रासायनिक संयोजन के अंदर हमने पहला नियम पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का। जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? ये है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो एक फिक्स रेशियो में ही आपस में हमें मिलेंगी। कैसे? जैसे अगर हम बात करें H2O की, ठीक है, हम बात करें NaCl, हम बात करें CCl4, तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी यौगिक हैं वो एक फिक्स रेशियो में हमें मिलते हैं। जैसे हम H2O की बात करते हैं, ये हमेशा हमें 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको चेंज कर दें, सपोज मैं इसको चेंज कर दूं तो हमारे पास, मैं इसको ये लिख दूं H2O2, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो एक अलग नया ही कंपाउंड बन गया, जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी, है ना। तो जितने भी यौगिक हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी यौगिक हमारे आसपास हैं, हम जानते हैं वो एक फिक्स रेशियो में ही हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर वो रेशियो गड़बड़ हो जाता है तो कोई नया ही कंपाउंड बन जाता है, कोई नई ही जो है फीचर्स उसके हमारे सामने आ जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे हमें यहां पर दिया गया है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है इनका अनुपात सदैव कितना रहता है? 1:8। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही हमें मिलेगी। वाटर हम कभी भी ले लें, कोई भी सोर्स हम ले लें, चाहे हम टैप वाटर ले लें, चाहे हम ग्लेशियर से मेल्ट हुई बर्फ का पानी ले लें, चाहे हम नदियों का पानी ले लें, चाहे हम कुओं का पानी ले लें, पानी कहीं भी होगा तो वो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही हमें मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अमोनिया की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 14:3 के अनुपात में ही रहेंगे। चाहे अमोनिया कैसे भी हमने बनाई हो, क्योंकि जो चीजें हैं, केमिकल्स हैं, हम बनाते भी हैं, है ना, तो कहीं से भी बनाए हैं तो वो अमोनिया ही। अमोनिया अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, जो भी है, कैसे भी हम बना रहे हैं अमोनिया, जो उसके अंदर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 14:3 ही रहेगा। यानी कि जो भी एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे वो फिक्स एक रेशियो के अंदर ही जुड़ते हैं, वो रेशियो जो चेंज है वो नहीं होता। तो उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम भी हम इसे कहते हैं। और ये प्राउस ने इस नियम को इस तरीके से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही विद्यमान रहते हैं। तो वही चीज बार बार आ रही है कि जब दो चीज एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे तो उनका रेशियो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के लिए। तो ये हमारे दो नियम थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। द फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड द सेकंड वन वाज लॉ ऑफ फिक्स रेशियो या डेफिनेट रेशियो। क्लियर? चलिए, डाल्टन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अब जो हमने डाल्टन को पढ़ा के डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसे उन्होंने क्या कहा? परमाणु, एटम। ये बहुत पहले ही पता लग चुका था, लेकिन इसी से जुड़े हुए उन्होंने जो सिद्धांत दिए, जो उनके पोस्टुलेट्स थे, वो क्या थे? देखिए, सभी द्रव्य
द्रव्य यानी कि पदार्थ, ठीक है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो ये जो है ये एलिमेंट है, इनकी आपस में केमिकल रिएक्शन होगी जिससे क्या बनेगा, H2 का कंपाउंड बनेगा। यानी कि जो H2 है वो किससे बना है, H एटम से, H परमाणु से बना है। H2O की हम बात करें तो यहां पर भी H और O, ठीक है, ये बैलेंसिंग की हम बाद में बात करेंगे। यहां पर अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में केमिकल रिएक्शन होगी जिससे H2O का यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। NH3 अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम्स हैं, ये दो एटम एक फिक्स रेशियो में आपस में जुड़ेंगे और फिर हमारे पास अमोनिया बनेगा। यानी कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वो क्या है, वो किससे मिलकर बने हुए हैं, वो एटम से ही मिलकर बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। जैसे अभी यहाँ पर हमने NH3 का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल और सिंपल ले लेती हूँ मैं आपके लिए। जैसे हमने हाइड्रोजन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या बन रहा है, H2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही हाइड्रोजन क्या हो रही हैं, आगे हमारे पास यूज हो रही है। क्या ऐसा हुआ कि एक हाइड्रोजन एटम कहीं गायब हो गया या एक नया हाइड्रोजन एटम यहां पर जुड़ गया, नहीं ना। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ये बने नहीं है, ये ऑलरेडी बने हुए थे, ठीक है, ना ही उनका विनाश होता है, ना ही ये कहीं प्रोडक्ट के अंदर कोई गायब हो गए, कोई खत्म हो गए, ठीक है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो जो भी एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम ही होंगी। जैसे H2 की अगर हम बात कर रहे हैं, बार बार आपको मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मोस्ट कॉमन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम H2 की हम बात करें तो दोनों हाइड्रोजन जो होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी ना, अलग थोड़ी ना होंगी, क्योंकि वो तो है हाइड्रोजन एटम ही, ठीक है। तो इसी तरीके से हम H2O की बात करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की मिलीजुली प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गए, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग हो गए, ठीक है। CCl4 कार्बन और क्लोरीन अलग हो गए, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। वही जो मैंने आपसे कहा कि फिक्स रेशियो, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि एक फिक्स रेशियो में आपस में जुड़ते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एटम की जो प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड करती है। क्लियर। तो ये हो गई हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अभी हमारे सामने क्वेश्चन आया हुआ है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम एसिटिक अम्ल है और 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट और 0.9 ग्राम जो है जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया द्वारा आपको ये दिखाना है कि परीक्षण जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो ये आपके सामने एक रिएक्शन बन गई है, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक साइड आप रिएक्टेंट का मास लिखिए, एक साइड आप प्रोडक्ट का मास लिखिए। तो रिएक्टेंट का मास जो टोटल आएगा वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। अगर वो है इक्वल तब तो क्या करेगा, ये मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के रेशियो में अगर जल निर्मित करते तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। भाई 1 के साथ 8 है तो 3 के साथ कितनी होगी, लगा सकते हैं आप आइडिया, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो जो पोस्टुलेट्स अभी हमने पढ़ी इसमें आपको बताना है अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो आप देखिए इसमें कौन सा पॉइंट है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है। इसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। मुझे थोड़ा सा आप इंग्लिश इसको देख लेने दीजिए। Which postulates of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? Definite proportion का कौन सा है, ये हमें दिया गया है ना।
किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं जो प्रकार है वो निश्चित होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयुक्त यौगिक निर्मित करते हैं। ये वाला आएगा किसी भी, ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होंगे, निश्चित होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु भी हमने समझ लिया कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, अविभाजित होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, परमाणु यानी कि परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, अब परमाणु कितने बड़े होते हैं, साइज की अगर हम बात करें तो देखिए परमाणु की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, हम उसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं एंड 10⁻⁹ मीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना छोटा हो सकता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नैनोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन की है अगर हम देखें 10⁻⁻, वाटर की अगर हम देखें 10⁻⁻, रेत का कण अगर हम देखें 10⁻⁴, चींटी है, सेब है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं सभी एटम से मिलकर बनी। इवन हमारी जो बॉडी है वो भी हम यही कहेंगे कि किसी न किसी एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जितने भी परमाणु हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं, सिंबल्स की हम बात करते हैं। देखिए जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं, हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में कि 100 से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं अब तक हमें ज्ञात हो चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, हम गोल्ड की बात करते हैं, हम सिल्वर कहते हैं, हम कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब जितने भी नाम हम लेते हैं ये सब क्या है, एलिमेंट्स है ना। तो इन एलिमेंट्स को हम कैसे पहचानेंगे? हम बहुत सारे, एक क्लासरूम की बात करें, बहुत सारे बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, तो क्या हम उनको फेस से पहचानते हैं? पहचान सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें उनके बारे में कोई बात करनी है तो हम कैसे कहेंगे? हम उसके चेहरे का डिस्क्रिप्शन देंगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप समझिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक चीज को एक नाम दे देते हैं, है ना। हमारे घर में, हमारे आसपास जितनी भी चीजें, हम उनका नाम दे रहे हैं। उनको क्यों दे रहे हैं? ताकि हम उसको स्पेसिफाई कर सकें, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, हम उसको कैटेगराइज कर सकें, हम उसको कन्वीनियंटली स्टडी कर सकें। तो ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब ये नाम कैसे दिए गए हैं? नाम जो है उनके, जो भी उनका नाम है, चाहे तो इंग्लिश वर्ड है या लैटिन वर्ड है, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है उससे हम उसको नाम देते हैं। जैसे अगर हम यहां पर हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके मैं आप चलूं, जैसे हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो आपने देखा होगा बार बार हम हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, है ना, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या है इंग्लिश का, इसको हम क्या कहते हैं, H से नोट करते हैं। इसके बाद जो आता है हीलियम, अब H तो हम हाइड्रोजन को दे चुके हैं, अगर हम इसको H लिख देंगे हीलियम को भी तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, He। सेकेंड लेटर जो भी आएगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हमने उनके जो इंग्लिश नेम है उनकी बजाय जो उनका लैटिन नेम है उनके बेस पर हमने दिया है। जैसे सोडियम की हम बात करते हैं, सोडियम का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, लेकिन इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, नेट्रियम। तो उसी के बेस पर हम इसको क्या कह देते हैं, Na। क्लियर? ठीक है, तो ये नाम हमने दिए हैं, जो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति देती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े यानी कि कैपिटल लेटर में और दूसरे अक्षर को छोटे लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। तो कोबाल्ट जैसे इन्होंने बता दिया कि CO, O स्मॉल है, एल्यूमिनियम में AL, L स्मॉल है। ठीक है, हाँ जी, अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। जैसे आयरन, आयरन को हम Fe लिखते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है, फेरम। जैसे सोडियम का मैंने आपको बताया नेट्रियम, तो से Na। तो ये अलग अलग नाम है। इसी तरीके से पोटेशियम है, पोटेशियम को हम कैलियम कहते हैं, तो कैलियम K से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमने K कहा। ठीक, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको याद करने होंगे।
हमारी बुक के अंदर भी कुछ दिए गए हैं, ये सिंबल्स भी दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे। ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन अगर हमें लिखना नहीं है, एक सिंबल के थ्रू हमें शो करना है, तो एक सर्कल के अंदर डॉट लगेगी तो वो हाइड्रोजन होगा। पूरा सर्कल फिल है तो ये कार्बन होगा। तो कुछ जो है हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जिनको हम सिंबल्स के थ्रू पहचान सकते हैं। लेकिन हम कॉमनली इनके जो लैटिन जो नाम हम दे रहे हैं वही हम यूज करते हैं ज्यादातर इन प्रतीकों की बजाय। ठीक है, चलिए ये हमारे सामने कुछ आ गए, आपकी बुक के अंदर भी ये दिए हुए हैं तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को Al, ऑर्गन को Ar, बेरियम को Ba, बोरॉन को B, ब्रोमीन को Br। तो अलग अलग दिए गए हैं, आपके सिंबल्स दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं और इनके थ्रू हम इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा एटम्स के हमने सिंबल्स पढ़ लिया, इसका साइज हमने पढ़ लिया। अगला जो आ रहा है हमारा जिसे हम कहते हैं मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को हम कैसे मेजर करें कि जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, चाहे वो इतना सा है, चाहे वो नैनोमीटर में उसकी रेडियस है, इतना छोटा है, लेकिन फिर भी कुछ तो उसके अंदर कंटेंट होगा जिसका मास है। तो उस मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन को यूज करते हैं। हालांकि पहले ऑक्सीजन को यूज किया जाता था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से कार्बन 12 को जो है धीरे धीरे यूज किया गया। अब इसमें क्या बताया गया कि जैसे एक कार्बन को अगर ये हम देख ले, कार्बन है, ठीक है, अगर हम ये कार्बन मान लें और हम इसको 12 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो ये जो एक पार्ट हमारे सामने निकल कर आएगा, इसका जितना भी मास होगा वो किसी भी एलिमेंट का मास होगा। ठीक है, उसके बराबर जो भी मास होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है, तरबूज, इसके 12 टुकड़े कर दिए। तरबूज का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया। तरबूज का जो 1/12 जो भाग है वो निकाल कर इन्होंने अलग रखा है। इनकी वेट करने के लिए हम बाट यूज करते हैं ना, 1 kg, 2 kg, 250 ग्राम, अलग अलग वेट यूज करते हैं। तो इसी तरीके से इन एटम्स के को वेट करने के लिए, इनके वेट करने के लिए इनका हमने किस बाट का यूज किया, हमने कार्बन 12 का यूज किया। और कार्बन 12 के जो 1/12 हिस्सा है उसको हमने देखा, यानी कि 1/12 हिस्से के बराबर जो उसका मास जाएगा वही उस एलिमेंट का मास कहलाएगा। ठीक है, उससे हम वे करते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको भाषा में समझाऊं तो कार्बन का जो 1/12 मास है वो हम एक बाट के तौर पर यूज करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट का मास वे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अलग अलग एलिमेंट्स के जो है मास दिए गए। ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन का है 1 U कहते हैं हम इसको, एटॉमिक मास यूनिट, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। कार्बन है इसका 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 आता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो कुछ एलिमेंट्स आपके सामने आएंगे, आप उनको याद कर सकते हैं। हालांकि आपका जो पेपर होगा वो जनरल साइंस से रिलेटेड होगा, तो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सरसरी नजर से आप देख लीजिए कि आपके माइंड में कहीं अगर आ जाता है बाई चांस तो आप उसको कर सके। ठीक है, तो ये चीजें तो है जो हम 9th क्लास की बात करें, 9th क्लास का स्टूडेंट है या जो बेसिकली साइंस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है, साइंस के प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनको बहुत डिटेल में इन्हें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो एटम है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी जो रेडियस है हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं और जो मास है इसको हम कार्बन के 1/12 हिस्से से कंपेयर करके मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अब जितने भी परमाणु है, एटम्स है, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, ठीक है, यहां स्पेस है, हम यहां कर लेते हैं इसको। जो परमाणु होगा वो कैसे रहेगा, देखिए ये जो भी एटम है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर ये एक एटम है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मास वैसे देखना चाहे तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जितना भी वेट होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें पता है इक्वल होंगे, है ना, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी तो वो न्यूट्रल रह पाएगा। तो इस पोजीशन में ये रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहां पर ये रहते हैं। तो ये तो होती है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो किस तरीके से रहती है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं।
अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू सकते हैं। यहीं पर एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताने जा रही हूं जो आगे भी आपके आने वाली है, जो शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग आप लगा लीजिएगा, मैं आपको वैसे समझा रही हूँ, बीच बीच में हम देखते रहेंगे। देखिए, जो भी एटम्स हैं वो आपस में जुड़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है उनको आपस में जुड़ने की। तो यहां पर एक रूल आता है जिसे हम कहते हैं डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्या है ये डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल? अभी मैंने आपको बताया कि ये जितने भी एटम्स हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जो है वो सेंटर में, न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगाते हैं इसे हम क्या कह देते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, जिसे आप कहते हैं कक्ष। ठीक है, कक्ष कहते हैं आप इसे। तो अब ये जो कक्ष होते हैं आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये होते हैं के, एल, एम और एन। ठीक है, 4 ऑर्बिट होते हैं, इनके अंदर भी कई पार्ट्स होते हैं, इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर, या शेल आप जिन्हें कहते हैं, के, एल, एम, एन शेल के अंदर फिल होते हैं। ठीक है, जैसे एक के हुआ, इसके बाद बाहर एल आएगा, उसके बाद बाहर एम आएगा, उसके बाद बाहर एन आएगा। तो के, एल, एम, एन जो शेल होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे हम एक रूम के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, 2 रूम के अंदर कितने रहेंगे, 3 रूम का मकान होगा तो वहां पर कितने रह सकते हैं ना। तो सिंपल सी चीज उसी तरीके से इनकी एक कैपेसिटी होती है, इनका एक रूल होता है। ठीक है, वो रूल अभी हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ऑक्टेट और डुप्लेट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट है वो क्या करता है, वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये कोशिश करता है कि उसमें क्या हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे। ठीक, तो ऑक्टेट और डुप्लेट क्यों अगर ऐसा चाहता है? वो ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि ये जो पोजीशन है कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये इनकी होती है स्टेबल कंडीशन। ठीक है, स्टेबिलिटी इनको मिल जाती है, स्थायी हो जाते हैं। ठीक भाई, हमें बहुत जोर की भूख लगी हुई है, हम क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए, है ना। और खाना जब हम खा लेते हैं हमें तृप्ति हो जाती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो सेम चीज यहां पर है। ठीक, अब हम खाना खाने बैठे हुए हैं और हमारे साथ कोई गेस्ट आ जाता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर ज्यादा खाना है तो हम शेयर कर लेते हैं, उसको दे देते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पर इनके साथ में अभी होगी। ठीक, तो अब ये कम या ज्यादा 2 या 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ही ये दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अब सपोज किसी एलिमेंट के पास, मैं आपको अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूं, पर्टिकुलर एलिमेंट के तौर पर नहीं समझा रही। सपोज ये किसी के पास 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहीं पर एक दूसरा एलिमेंट है जिसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऑक्टेट मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए क्या है, इसके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। क्लियर। और यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 10 बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसके पास प्लस है, और इसके पास क्या है, कमी है। तो क्या करें, दोनों को ही अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ये क्या करेगा, अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा। ठीक है, अगर ये इसको दे रहा है तो इसके पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, इसने इससे ले लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो दोनों ने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इसीलिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ही जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं। जो हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन या जो हम कहते हैं बॉन्डिंग, ये क्यों हो रही है, ये इसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हो रही है। ठीक है, ऑक्टेट या डुप्लेट। क्लियर।
ठीक है। डुप्लेट किसके केस में होगा? हाइड्रोजन के केस में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक दे देता है, एक ले लेता है, उसको हम अभी शेयरिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ना देने की सिचुएशन में है ना लेने की सिचुएशन में है, जैसे भी हाइड्रोजन का हमने कहा, ठीक है, तो क्या करेंगे? वो शेयर कर लेंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरा, उस पर तुम्हारा भी राइट है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, उस पर मेरा भी राइट है। ठीक है, तो वो क्या हो गई? शेयरिंग हो गई, है ना। तो यहां पर इस तरीके से जो है बॉन्डिंग होती है एलिमेंट्स के बीच में, और अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करके केमिकल रिएक्शन करके वो नए नए एलिमेंट्स बनाते हैं। इसीलिए ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे सामने हमें नजर आते हैं, ये बनते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये चीज आई आपको समझ में कि एटम से मॉलिक्यूल बन ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब यहीं पर एक और चीज आती है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो ये कहता है कि राइटिंग फॉर्मूला, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। अब यहां जैसे मैंने आपको समझाया कि जो भी एटम्स हैं ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या ले लेते हैं। तो इनकी ये जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स देने की या लेने की, इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। ठीक है, हिंदी में आप इसे कहते हैं संयोजकता। क्लियर? संयोजकता। तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन, कोई 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां पर भी हम देखें 3 से 4 इलेक्ट्रॉन्स तक लेना या देना इजी होता है, क्योंकि उसमें कम एनर्जी की जरूरत होती है। 4 से अगर ज्यादा, मान लीजिए किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको 5 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सॉरी, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने बहुत मुश्किल होते हैं। इसीलिए वहां पर क्या होता है? शेयरिंग वाला काम चलता है। ठीक है, तो इतनी डिटेल में आप मत जाइए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्थायित्व गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं या लेते हैं, और मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्लियर? अब जितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे पा रहे हैं या ले पा रहे हैं, उसे ही हम उसकी क्या कह देते हैं? वैलेंसी, यानी कि संयोजकता। ठीक है, इसी को आप कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी देखेंगे कि किसके पास जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर एक एलिमेंट है जिसके पास 5, 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर हम देखें एक एलिमेंट है जिसके पास 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, है ना। इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गया, यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। सिंपली अगर हम देखना चाहें तो जो डोनर है, यानी कि जो दे रहा है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और जो ले रहा है, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं रिसीवर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहीं पर जब हम आगे फॉर्मूलाज लिखेंगे तो उसको हम वैलेंसी, जो हम प्लस माइनस इस तरीके से शो करेंगे। अब यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1। इसकी क्या हो जाएगी? -1। क्लियर? इसी तरीके से अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लिए, तो इसकी क्या हो जाएगी? -2। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो प्लस माइनस कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन्स के देने और लेने के कारण, और जो नंबर है वो किस तरीके से आएगा ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए गए हैं, और इसी को हम इसकी क्या कह देते हैं? वैलेंसी, यानी कि संयोजकता। आई होप यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब हम फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं कि फॉर्मूलाज जो हैं, जैसे हम H2O कह रहे हैं या NH3 कह रहे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है? ये तरीका जो है अब हमारी बुक में आगे हमें दिया गया है। अणु हम पढ़ चुके हैं कि अणु क्या होते हैं, यानी कि जब एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तब उनको
अणु कह देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये आ गया हमारे पास रासायनिक सूत्र लिखना है, यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला, जैसे हम H2O की बात कर रहे हैं या हम NH3 की बात कर रहे हैं, CCl4 की बात करते हैं, मीथेन हम कहते हैं CH4, तो इन सबको लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ चीजें हैं, जैसे आयन के नाम। आयन अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे और लेंगे उसके बेस पर इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आ जाते हैं। और ये हमारे पास आ गए पॉली एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक, यानी कि एक ही हमें एटम नजर आ रहा है, जैसे सोडियम, सोडियम एक ही है ना, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? मोनो एटॉमिक। ठीक है, ये वाले हमारे क्या है? मोनो। ठीक है, एक ही एटम है, एक ही सोडियम, एक ही पोटेशियम, एक ही ऑर्गन, एक ही कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या है? एक एक है। ठीक है, यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए NH, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, पोली, बहु परमाणु हो गए ना, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? पोली एटॉमिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ये मोनो एटॉमिक हो गए और ये पोली एटॉमिक हो गए। तो ये सारे आ गए हमारे प्लस चार्ज वाले। +1 है, देखिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने सिर्फ प्लस लिख दिया, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। यहाँ पे +3, 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। ये वही आ गया माइनस वाले। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक वाला देखें हम, तो ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक आ गए। क्लियर? तो ये कुछ है, आप याद कर सकें तो आप कर लीजिएगा इसको। ये देखिए यहाँ पर लिखा है किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस तरीके से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तो उसी के लिए हम संयोजकता यानी कि वैलेंसी का हम यूज करते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। ये आप रहने दीजिए, आप रीडिंग लगा लीजिएगा, ये आपको मैंने समझा दिया। अच्छा, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आयन की संयोजकता तो आवेश संतुलित होना चाहिए, यानी कि बैलेंस हम उसको रखते हैं पहले। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे। और जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से बनता है तो धातु का नाम जो है वो पहले लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से अगर कोई कंपाउंड बना है तो उसमें हम मेटल के नाम को पहले लिखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए CaO कैल्शियम हम पहले लिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु है उसको हम पहले लिख रहे हैं, आयरन सल्फाइड में आयरन धातु है आयरन को हम पहले लिख रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर यहाँ पर अधातुएं हैं, इनको हम दूसरी तरफ लिखते हैं। तो ये आपको बता दिया है मैंने। और बहुपरमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को हम कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ना, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, पूरा OH के अंदर लिख दिया। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते, ब्रैकेट में हम इसको ना लिखते, अगर हम इसको ये लिखते MgOH का होल ट्वाइस, तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये 2 सिर्फ H के साथ है कि इस पूरे MgO के साथ है ना। तो यहाँ पर हम इसलिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हम इसके पूरे के साथ इसको लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए आप? यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती, जैसे NOH, OH यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही आयन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही है तो हमने इसको कोई ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा। क्लियर? अब जो सिंपल जो कंपाउंड्स हैं उनका अगर हम सूत्र लिखें, देखिए जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर हम देखें यहाँ पर संयोजकता कितनी है, 1-1 है। कैसे? हाइड्रोजन अगर हम देखें, हाइड्रोजन अगर हम देखें तो कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर। हम जानते हैं 1 नंबर पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। यही अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कौन से नंबर पर आएगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी टेबल याद करनी पड़ेगी। देखिए 20 तक हैं जो हम एलिमेंट्स याद करवाते हैं, तो उसके लिए सिंपल फॉर्म जो टर्म हम यूज करते हैं, हा ही ली बी बकनफ नी नाम जी पास्कल अलसी, आप कहेंगे मैडम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ये हमें ट्रिक के थ्रू हमें याद करवाया जाता है। तो उसके थ्रू जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन के अंदर भी हमें 1 ही मिलता है। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये हाइड्रोजन को दे देता है। तो दोनों के नीचे हमने लिखे जितनी जितनी इनकी वैलेंसी है और क्रिस क्रॉस मेथड हमने कर दिया, ठीक है। तो 1-1 जो हो गए आपस में बैलेंस हो गए, हमने अभी पढ़ा था हम बैलेंस करते हैं पहले वैलेंसी को, तो 1-1 आपस में बैलेंस ऑलरेडी है, तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए क्या बन गया, HCl बन गया, ठीक है। यहीं पर हम हाइड्रोजन सल्फाइड का देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, सल्फाइड की कितनी है 2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम पढ़ते हैं अभी आपके डिटेल में नहीं आया है, इसलिए आप सिंपली समझ लीजिए कि कैसे लिखते हैं हम इसको। सल्फाइड की जो वैकेंसी है वो कितनी है 2, क्रिस क्रॉस मेथड किया तो ये 2 किसके साथ चला गया, बैलेंस करने के लिए H2 के साथ में, क्लियर, समझ गए आप, यानी कि क्रिस क्रॉस करना है हमें, इसलिए हम इसको H2S लिख रहे हैं। इसी तरीके से CCl4 मैंने आपको एग्जांपल लिया था, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्लोरीन की कितनी होती है 1, तो कार्बन के नीचे हमने 4 लिखा, क्लोरीन के नीचे हमने 1 लिखा, क्रिस क्रॉस मेथड कर दिया तो क्या बन गया CCl4, ठीक है, समझ गए आप। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं, इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं, क्लियर। तो इसमें आपको इतनी ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें आपके लगभग काम में नहीं आएंगी, ठीक है। बेसिक चीजें जो है जनरल साइंस है वो आपको उस तरीके से याद करना हो, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, कैसे होती है 2 और 6, ठीक है। तो ये +3 और वो -2, ऑक्सीजन की -2, क्लियर। तो ये वैलेंसी जब हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो 2Al के साथ आ जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ, और ऑक्सीजन के साथ 3 चला जाएगा, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्मूलाज लिखना सिखाया जाता है। बस जो भी एलिमेंट है उसके नीचे आपको उसकी वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी क्या होती है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है बॉन्डिंग करने की, यानी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने के लिए हैं, ठीक है। वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करते हैं। हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होती है, अगर आप देख पाए तो आप उसको देखिएगा, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आवर्त सारणी जिसे आप कहते हैं केमिस्ट्री में। इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज किया गया है, ठीक है, कॉलम्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर, और जिस नंबर पर वो आ रहे हैं वहीं से हम उसका जो एटॉमिक मास है, जो नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक सूत्र। अब हमारे पास आता है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट देखिए ये भी आपके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए जैसे हम लिखते हैं 1 डजन। 1 डजन का मतलब क्या होता है 12 पीसेस, यही होता है। 2 डजन का मतलब क्या होगा 12 इंटू 2 पीसेस। अगर मैंने आपसे कहा 1 डजन पेन, इसका मतलब 12 पेन। अगर मैंने आपसे कहा 1 डजन बुक्स, तो 12 बुक्स हुई, यानी कि हम काउंट कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है मोलर कॉन्सेप्ट कहलाता है। इससे पहले यहां पर हम एक चीज देख लेते हैं। देखिए जो हमें बताया गया है कि एग्जांपल के थ्रू जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखिएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास और आगे जो हमारी टर्म आएगी उसे हम कहेंगे मोलर मास। आणविक मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, यानी कि H2O एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा वो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और यहीं अगर मैं आपसे कहूं मोलर मास, तो जो भी मैं आगे आपको करवाने वाली हूं पहले हम टर्म क्लियर कर लें कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम काउंट करें कितने काउंटिंग के बेस पर होंगे, कितने मोल होंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा मोलर मास, ठीक है। इसको हम AMU, अब हम इसको U भी कह देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको मोलर मास जो होता है इसको हम ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। डिफरेंस नंबर वाइज सेम आएगा लेकिन यूनिट का चेंज है। ये U, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का हम मास की बात कर रहे हैं, और मोलर मास यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ग्राम आ रहे हैं, कितने मोल आ रहे हैं, उसको हम मोलर मास कहेंगे, ठीक है।
दोबारा सुन लीजिए, मॉलिक्यूलर मास तो किसी एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे H2O का, ठीक है। और मोलर मास क्या कहलाएगा, एक मॉलिक्यूल H2 के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होंगे, यानी कि जल के होंगे, वो मोलर मास कहलाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो ना। अभी आप ये देखिए, पहले हम H2O की बात करें। हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन एटम H2O किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो H2 और O दो एटम है हमारे पास में। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है, 1U, अभी हमने टेबल दी है। ऑक्सीजन का पता हमें कितना होता है, 16U, ठीक है। अब जल जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, यानी कि टोटल हमारे पास कितना आ गया, 18U, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल मास, मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। यानी कि अगर हम उसके अंदर के एटम्स को देखें, एक एक एटम को अलग करके उनका टोटल मास हम निकालें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। भाई एक कार्टून में हमारे पास पेन पड़े हैं, पेंसिल पड़ी है, बुक्स पड़ी हैं, हमने इन तीनों का वेट अलग अलग, हमने पहले कार्टून का वेट निकालना है, ठीक है। कार्टून का वेट हमें 10 kg दिया हुआ है, और इसी के अंदर अगर हम देखें, पेन का वेट कितना है हमारे पास, 2 kg, पेंसिल का कितना है, 1 kg, बुक्स का कितना है, 7 kg। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या आ गया, 10 kg। यानी कि उसके अंदर जो चीजें हैं उनको अलग अलग हमने वेट करके उनको प्लस कर लिया। तो यही चीज यहाँ पर है। तो H2O के अंदर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स का हमने मास लिया, और उनको जब हमने ऐड कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम यूनिट जो हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से HNO3 का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, H, N और ऑक्सीजन के 3। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है, 1U, ठीक है। ऑक्सीजन का भी हमने पढ़ा है 16U, नाइट्रोजन का हमें पता है 14U, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 3, तो 3 × 16, टोटल हमारे पास आ गया 63U, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। क्लियर। चलिए, अब जो मैं आपको मोल कंसेप्ट समझा रही थी, मोल कंसेप्ट यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि 1 डजन इक्वल्स टू इतना होता है, तो इसी तरीके से हम अगर ये पढ़ें कि 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है, तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 मल्टीप्लाई 1 और लगा देते हैं हम, 10⁻23 होता है, ठीक है। काउंटिंग बहुत बड़ी काउंटिंग है, हम नहीं कर सकते इतनी बड़ी काउंटिंग, तो हम इसको 1 मोल हम कहते हैं, ठीक है। 1 मोल में इतने आइटम्स होते हैं, इतने पीसेस हो सकते हैं, हम ये कहते हैं। जैसे हम 1 डजन की बात करें, 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं ना, इसी तरीके से 1 मोल में इतने पीसेस आप कह लीजिए, एटम्स कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए, ठीक है। तो काउंटिंग के बेस पर हम कर रहे हैं, और इसी संख्या को हम क्या कह देते हैं, एवोगैड्रो, ठीक है। एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है इसको। यह संख्या एवोगैड्रो स्थिरांक कहलाती है, इसी को हम Na से भी शो करते हैं। नियत संख्यात्मक यानी कि फिक्स है, 1 मोल इक्वल्स टू इतना ही होगा। 2 मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है मोल्स के अंदर हम निकालते हैं, ठीक है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यह तात्विक यानी कि तत्व जो एलिमेंट्स हैं, इनके कण, एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का निर्दिष्ट समूह हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है 1 दर्जन इक्वल्स टू 12। तो ये आपके इतने डिटेल में आपको जरूरत नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, 1 मोल इक्वल्स टू इतना होता है, ठीक है। और इसके बाद जो चीजें हैं, मोलर द्रव्यमान, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अभी हमने निकाला था ना, पीछे अभी हम स्लाइड ले लेते हैं। जैसे हमने वाटर का निकाला, वाटर का ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि आपके काम का टॉपिक नहीं है ये। आप सिर्फ इतना देखिए, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अगर यही मैंने इसको 18 ग्राम कर दिया तो ये इसका कहला जाएगा मोलर मास। क्लियर, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ग्राम लगा होगा तो वो मोलर मास कहलाएगा, यू लगा हुआ है तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 1 मोल इक्वल्स टू
18 ग्राम, यानी कि 1 मोल के अंदर 18 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल्स है। और अगर मैंने 1 मॉलिक्यूलर मास की बात की, या जो 18 हमारे पास आया, यानी कि ये एक H2O का मास है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। हम एक H2O का मास निकालेंगे, जब पूरे मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो हम उसे मॉलिक्यूलर कह देंगे, यानी कि जिसमें हम अलग अलग एटम्स का निकाल के उसको ऐड कर रहे हैं। और पूरा अगर हम 1 मोल यानी कि ग्राम में निकाल रहे हैं, उसके हम काउंटिंग कर रहे हैं, तब हम उसे मोलर मास कहेंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके काम का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में है हमारी, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोल कंसेप्ट। ये आपके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आगे। एवोगाड्रो स्थिरांक, एवोगाड्रो संख्या का नाम इतालवी वैज्ञानिक एमेडिवो एवोगाड्रो के सम्मान में ही रखा गया है। ठीक है, तो ये आगे न्यूमेरिकल्स हैं सारे। ये देखिए अलग अलग कि 1 मोल इक्वल्स यानी कि अब ग्राम में दे दिया जाता है। इसमें डिटेल्स है बहुत ज्यादा, यानी कि अगर हम बनाना चाहें तो पूरा 1 से 2 वीडियो हम इस टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। इसमें होता है कि आप एटम्स के बेस पर पूछ रहे हैं या मॉलिक्यूल के बेस पर पूछ रहे हैं। जैसे H2O के अंदर H एटम का कितना है या H2O मॉलिक्यूल का कितना है, तो बहुत डिटेल हो जाएगी। वो बार बार जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके काम का नहीं है। बेसिक फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये होता है कि जो दिया गया द्रव्यमान है, यानी कि गिवन मास, अगर हमें फिर भी निकालने को कह दिया जाए तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल इक्वल्स टू, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी कि 3 चीजें हमारे पास में, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अपने मोलर द्रव्यमान। जैसे आप मैथ्स में करते हैं, 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, उनमें 3 क्वांटिटीज हैं, उनमें से 2 आपको दी गई है, तीसरी पूछिए। तो ये फॉर्मूला है आपके पास में। ठीक है, और इसी फॉर्मूला के बेस पर आपको 2 चीजें दी गई होंगी। गिवन मास यानी कि जो मास दिया हुआ होगा, मोलर मास आप निकाल सकते हैं, जो उसका ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा मोल कंसेप्ट। तो ये रहा आपका चैप्टर। ये हमने सीखा इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। एटम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, फिर एटम के बेस जो है उसको प्रूव करने के लिए थ्योरीज दी गई हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो रूल दिया गया है। इसके बाद हमने देखा कि एटम का जो साइज है, उसकी रेडियस है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वैलेंसी क्या होती है, क्यों एटम्स जो आपस में जुड़ते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, कैसे उनकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, लेना या देना होता है, उसी के बेस पर उनकी वैलेंसी होती है, और उस वैलेंसी के बेस पर हम एक केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। और उस केमिकल फॉर्मूला के बन जाने के बाद हम उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, मोलर मास है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बीच में हमने एवोगाड्रो संख्या पढ़ी कि जो एवोगाड्रो संख्या वो क्या है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.0221 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें, और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप बताएं, ताकि आगे के वीडियोस के लिए हम मोटिवेट करें। और जो लोग हमें प्रेस कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू।